रात के करीब 11 बज रहे थे। जून का महीना था। सूरज ढले कई घंटे बीत चुके थे, मगर जमीन जैसे अब तक आग उगल रही थी। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ये थोड़ा शांत इलाका था। ऐसे में सुनसान सड़क पर सोनल लड़खड़ाते कदमों से अकेली चली जा रही थी। उसकी दाईं तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। उसने कई बार पलकें झपकाते हुए उस बिल्डिंग को देखा, जिस पर बड़े बड़े लेटर्स में होटल ड्रीम पैलेस लिखा था। उसने अपने लड़खड़ाते कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। वैसे तो सोनल कभी ड्रिंक नहीं करती थी, मगर आज पार्टी में दोस्तों के जोर देने पर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। घर पर डांट ना पड़े, इसलिए उसकी कजिन पायल ने उसे होटल में नाइट स्टे करने का सजेशन दिया था। होटल ड्रीम पैलेस, हाँ यही नाम तो बताया था पायल ने। सामने होटल को देखकर वो खुद में ही बड़बड़ाई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने पर्स से एक कार्ड निकालकर रिसेप्शनिस्ट के सामने रख दिया। उसने एक बार कार्ड की तरफ देखा और फिर उसे ऊपर जाने का इशारा किया। सोनल की आंखें बार बार नशे से बंद हो रही थी। वो किसी तरह अपनी आंखें खुली रखते हुए दीवारों का सहारा लेकर लिफ्ट तक पहुंची। 6th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो लॉबी की तरफ बढ़ी। सोनल अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखने की कोशिश करते हुए बोली, यही है 2606। नहीं 2609 या 9। कौन सा रूम नंबर बताया था पायल ने? अरे यार, कहते हुए सोनल ने अपना सिर पकड़ लिया। सोनल ने आज पहली बार ड्रिंक की थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब बहुत याद करने पर भी वो श्योर नहीं हो पाई कि उसने इन दोनों में से किस रूम में जाना है, तो उसने अपने पर्स में से रूम कार्ड निकाल कर देखा, मगर उसे ऊपर लिखे सारे नंबर्स धुंधले नजर आ रहे थे। उसने आंखें मलकर दोबारा देखने का ट्राई किया, मगर अब की बार एक साथ दो नंबर्स दिखने लगे। सोनल अपना सिर पकड़कर डीप ब्रेथ लेते हुए बोली, फोकस सोनल, फोकस। उसके पैर बुरी तरह डगमगा रहे थे। गिरने से बचने के लिए वो दीवार का सपोर्ट लेकर खड़ी हो गई। उसने रूम कार्ड को वहां लगे सेंसर पर प्रेस किया। बीप की आवाज आई, मगर डोर नहीं खुला। उसने एक बार, दो बार, बार ट्राई किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। अब तक उसे गुस्सा आने लगा था। इरिटेट होकर उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा तो नहीं खुला, मगर उसके हाथ में चोट जरूर लगी। सोनल अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को देखते हुए खुद से ही बोली, लगता है गलत रूम में आ गई हूँ मैं। दूसरे रूम पर ट्राई करती हूँ। सोनल जैसे ही पीछे मुड़ी, उस कमरे का डोर खुल गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में काफी अंधेरा था। सोनल भले ही होश में नहीं थी, मगर फिर भी उसे अंदाजा हो गया था कि ये कोई आदमी है। वो जो कोई भी था, उसने सोनल को संभलने या शोर मचाने का मौका नहीं दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा दिया। सोनल ने छूटने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। तुम अब तक यहाँ से गई नहीं? उसने सोनल के करीब आते हुए पूछा, मगर सोनल को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। पायल ने उससे कहा था कि होटल के रूम में एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। तो क्या वापस नमम लौट आया है? नमम के साथ सोनल की सगाई बचपन में ही उसके माँ बाप ने कर दी थी। एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद उसने नमम को ही अपनी दुनिया मान लिया था। उसका मंगेतर होने के नाते नमम ने कई बार उसके करीब आने की भी कोशिश की थी, मगर हर बार सोनल ने उसे ये कहकर मना लिया था कि वो शादी से पहले इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आज अचानक क्या हुआ है नमम को?
उसने उस आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलने की कोशिश की। मामा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का, उसने सोनल के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए हल्के से कहा। शराब का एक तेज भपका सोनल को अपने चेहरे पर फील हुआ। साफ जाहिर था ये जो कोई भी था उसने सोनल से भी कहीं ज्यादा पी रखी थी। वो इस वक्त सोनल के इतने करीब था कि वो उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर साफ साफ फील कर पा रही थी। इसके साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। लेकिन देखो, तुम फिर से वापस लौट कर आ गए हो मेरे पास। अब तो अगर तुम खुद भी मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सोनल उसकी पकड़ से छूटने के लिए जोर लगाने लगी, मगर उसने अपने हाथ उसके सिर के पीछे ले जाते हुए उसे कसकर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपने होठों में दबाकर उसे किस करने लगा। सोनल का दम घुटने लगा था। रेजिस्ट करने की कोशिश में वो उसकी पीठ और हाथ पर लगातार अपने हाथ और नाखूनों से मारने लगी थी, मगर उसके ऊपर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। ना ही उसने सोनल को छोड़ा। वो एक पल को रुका और उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए पूछा, तुम भी यही चाहती थी ना? सोनल तो जैसे अभी शॉक में ही थी। उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला। नमम हमेशा उसके साथ अच्छे से ही पेश आता था, लाइक अ जेंटलमैन। आज न जाने उसे क्या हो गया था। सोनल की चुप्पी को हाँ समझकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने साथ बेड पर ले गया। उसने उसे जबरदस्ती लिटा दिया। सोनल जब उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए पीछे धकेलने लगी तो उसने एक बार फिर उसके हाथों को कसकर बेड से लगा दिया। कमरे में रोशनी ना के बराबर थी, इस वजह से सोनल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ इस बेड पर जो शख्स है वो नमम नहीं कोई और है। नमम हमेशा उसके साथ नरमी से पेश आता था, मगर आज उसका बिहेवियर हमेशा से बिल्कुल अलग था। नशे में वो उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रहा था। तुम गलतियां करती रही, फिर भी मैंने तुम्हें हर बार माफ किया। तुम्हें बार बार मौका देता रहा और तुम हर बार बस मुझे छोड़कर चली गई। मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। उसने सोनल का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर सोनल को महसूस हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने टॉय को खोने से डरता है। उसने धीरे से एक बार फिर सोनल के होठों पर किस किया। उसकी बात सुनकर सोनल का दिल पिघलने लगा था। उसने भी धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। सोनल नमम से बेहद प्यार करती थी। जिस दिन से उसका रिश्ता नमम के साथ तय हुआ था, उसके बाद से उसने अपने दिल में कभी किसी और का ख्याल तक नहीं आने दिया था। बस उसने शादी से पहले ये सब कभी नहीं चाहा था। अपनी वैल्यूज को उसने अपनी मोहब्बत से ऊपर रखा था, मगर आज वो टूटती नजर आ रही थी। सोनल की बात सुनकर जैसे उसके दिल को एक सुकून मिल गया था। उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से बोला, आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़कर जा भी नहीं पाओगी, आई प्रॉमिस। बाहर शायद बारिश शुरू हो गई थी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे हल्की हवाओं की झोंकों के साथ बारिश की हल्की बूंदें भी अंदर आ रही थी। एक एक कर फ्लोर पर दोनों के कपड़े बिखरने लगे थे। सोनल पर अब धीरे धीरे शराब का नशा हावी होने लगा था। वो होश में भले नहीं थी, मगर फिर भी अपनी पूरी बॉडी पर उसके टच को वो साफ साफ फील कर पा रही थी। सोनल कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। आप
आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर पूजा कुमारी द्वारा लिखी किताब दिल बेचारा और मैं हूँ वसुंधरा बोस। कुकू एफएम, सुनी जो मन चाहे। सुबह की हल्की धूप कांच से छनकर जब कमरे में आने लगी तो सोनल की नींद खुली। उसका सिर अभी भी दर्द से फट रहा था। जब वो पूरी तरह होश में आई तो उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। नींद में भी उसने सोनल को खुद से ऐसे जकड़ रखा था मानो वो उसकी डॉल हो और हाथ छोड़ते ही कहीं गुम हो जाएगी। उसने सोनल का सिर अपने सीने से लगा रखा था और मजबूती से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। सोनल उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगी और इस स्ट्रगल में उसे फील हुआ कि उन दोनों के शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस एक पतली सी चादर पड़ी हुई थी। सोनल का दिल धक से रह गया। उसने टेंशन में याद करना शुरू किया कि आखिर कल रात हुआ क्या था। कल रात पायल ने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी थी। वो काफी समय से मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी और फाइनली उसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था। इसी खुशी में उसने ये पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके बार बार मना करने के बावजूद पायल ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर ड्रिंक पीने पर मजबूर किया था। पायल नाराज होते हुए बोली, तुझे मेरी सक्सेस से खुशी नहीं हुई? तू मेरी ही बहन है ना सोनल? उसकी ये बात सुनकर सोनल मना नहीं कर पाई और उसने भी सबके साथ मिलकर थोड़ी सी ड्रिंक ले ली, मगर बाद में ये थोड़ी सी भी उसे भारी पड़ने लगी और उसका सिर घूमने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो सोनल को लड़खड़ाते हुए देखकर पायल ने परेशान होकर कहा, सोनल, अगर ऐसे घर जाएगी ना तो पक्का आज तेरे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। अब सुन, एक काम करते हैं, आज रात हम दोनों यहीं पास के होटल में रुक जाते हैं। हाँ, वैसे भी वहां तेरे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। कहते हुए सोनल ने उसके हाथ में एक रूम कार्ड थमा दिया और उसे रूम नंबर भी बता दिया, 2606। पायल ने गाड़ी पार्किंग एरिया की तरफ ले जाते हुए कहा, तू जा, मैं बस गाड़ी पार्क करके आती हूँ। सोनल ने हाँ में गर्दन हिलाई और अकेली ही होटल की तरफ बढ़ गई। इतना याद आने के बाद सोनल का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सचमुच इस होटल में आई थी और अब सुबह वो नमन के साथ इस हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे अपना रोम रोम मानो दर्द में डूबा हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि अपने हाथ पैर हिलाने में भी उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की और इस कोशिश में उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। सोनल की आवाज और हिलने डुलने से अब वो भी नींद से जागने लगा था। उसने नींद से भरी अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए सोनल को वापस अपने करीब खींच लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। प्यार से सोनल के बालों को सहलाते हुए उसने पूछा, आर यू ओके? अब तक तो सोनल ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन जब उसने उसकी आवाज में अपने लिए प्यार और फिक्र महसूस की तो नमन के लिए उसका प्यार उसकी फिक्र पर भारी पड़ गया। सोनल ने परेशान आवाज में कहा, नमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी से पहले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? ये कहते हुए उसने पहली बार अपना चेहरा उठाकर नमन की आंखों में झांका, मगर वहां नमन की जगह किसी और आदमी को देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में उसने जोर से उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया और बेडशीट से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, ओह माय गॉड, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने भी कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से अब तक उसकी आंखें नींद से भरी थी। लेकिन सोनल की घबराहट से भरी आवाज और रिएक्शन से अब उसकी भी नींद हवा हो गई थी और नशा पूरी तरह उतर गया था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर अपने सामने बैठी लड़की पर एक नजर डाली।
सिद्धार्थ ने एक बार उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या 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 हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? उसने उठने की कोशिश की तो सोनल घबराहट से बेड से नीचे कूद गई, मगर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर फ्लोर पर गिर गई। सिद्धार्थ उसकी कंडीशन देखकर सकते में आ गया। उसने उठकर बैठते हुए हेल्प के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर सोनल अब तक इतना घबरा चुकी थी कि अपने दर्द और तकलीफ की परवाह ना करते हुए तेजी से जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। खट से दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनकर जैसे सिद्धार्थ होश में आया, परेशानी से उसने एक बार अपने बालों में हाथ फेरा और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। आखिर कल रात हुआ क्या था? कल सिद्धार्थ का बर्थडे था, लेकिन बजाय दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ पार्टी करने के, सिद्धार्थ अनन्या के साथ अपनी शाम सेलिब्रेट करना चाहता था। आखिर अपनी हर खुशी, हर गम वो अनन्या के साथ ही तो खोजता था, मगर कल भी वो उसे छोड़कर चली गई थी। हमेशा की तरह उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इतनी कि उसे 3 के 13 दिख रहे थे। उसी टाइम किसी ने उसके होटल रूम में डोर पर नॉक किया। उसे लगा अनन्या लौट आई है। शायद अनन्या जो चाहती थी वो दे नहीं पा रहा था, लेकिन आखिर में जब उसने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम कुछ इस तरीके से उसके सामने आया था। ओह गॉड! सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। न केवल कल रात अनन्या उसे छोड़कर चली गई थी, बल्कि कोई अननोन लड़की उसके साथ उसके बेड पर थी। खुद पर से चादर हटाते हुए वो बेड से नीचे उतरा। कल रात उसने जो कुछ भी पहन रखा था वो सब इस वक्त फर्श पर बिखरा हुआ था। अपने कपड़े समेटते हुए उसकी नजर बेड पर पड़ी, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ये देखकर उसे जैसे सदमा लग गया था। उसने एक नजर बाथरूम के बंद दरवाजे पर डाली। आखिर कौन है ये लड़की? बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर सोनल ने खुद को देखा तो एक पल को तो वो खुद को पहचान भी नहीं पाई। उसके गले, हाथ या यूं कहें ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर ही बड़े बड़े लाल रंग के निशान थे, जो कल रात की पूरी दास्तान सुना रहे थे। सोनल ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर ये सब नमम के साथ हुआ होता तो शायद वो किसी तरह खुद को समझा भी लेती। नमम उसका मंगेतर है। आज नहीं तो कल नमम से उसकी शादी होनी ही थी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये जख्म देने वाला कोई और ही था, कोई अननोन आदमी जिससे वो अपनी जिंदगी में पहली बार कभी मिली तक नहीं थी। नमम की याद आते ही उसके दिल में जैसे एक दर्द सा उठा। वो अब अपने आंसुओं को और रोक नहीं पाई। उसने शावर चालू किया और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। आज की डेट में जब लोग शादी से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, ओपन माइंडेड और मॉडर्न सोसाइटी का हवाला देने वाले यूथ शादी से पहले ही अपना सब कुछ एक दूसरे को दे डालते हैं। शायद ये सब बातें उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती होंगी, मगर सोनल ऐसी लड़की नहीं थी। उसे अभी भी ये लग रहा था कि उसने नमम को धोखा दिया है। अब वो किस मुंह से उसका सामना कर पाएगी? क्या कहेगी उससे कि उसे तो वो अपने उसूलों का वास्ता देकर खुद से दूर रखती रही, मगर खुद एक अजनबी के साथ पूरी रात बिता कर आई है। सोनल ने एक गहरी सांस ली और खुद को स्ट्रॉन्ग किया। नहीं, वो इस आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसे जवाब देना होगा। आखिर ये उसके कमरे में क्या कर रहा था? करीब आधे घंटे बाद सोनल बाथरूम से बाहर आई। तब तक सिद्धार्थ भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का क्लासी हैंडसम सूट पहन रखा था। देखकर साफ पता लग रहा था कि ये सब स्पेशल ऑर्डर पर बनाए हुए कपड़े होंगे। हाथ में चमचमाती महंगी घड़ी और परफेक्टली सेट किए हुए बाल उसे अलग ही रॉयल लुक दे रहे थे। वो इस वक्त खिड़की के पास पड़े सिंगल पर्सन सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था। उसका एक हाथ इस वक्त सोफे की आर्म रेस्ट पर था और दूसरा उसके गालों के पास रखा हुआ था, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। सोनल जब बाथरूम से बाहर आई,
उस वक्त वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके कदम सिद्धार्थ को देखते हुए वहीं रुक गए। देखने में वो किसी बहुत ही बड़े और अच्छे घर का लग रहा था। फिर इस तरह चोरों की तरह वो उसके कमरे में क्यों आया? सोनल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, मगर उसके कदमों की आहट सुनकर वो तुरंत चौंक कर पलटा। उसने एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा और शांत आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? जवाब देने की जगह सोनल ने बुरी तरह सरप्राइज होते हुए पूछा, क्या तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? सोनल उससे ये सवाल पूछना चाहती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ ने अपना मुंह पहले खोला था। सो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी इतनी अकड़ के साथ उससे बात कैसे कर रहा है। सिद्धार्थ ने वहां पड़े केस में से एक सिगरेट निकाला और अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे सुलगा लिया। सोनल अब भी अपनी जगह पर खड़ी उसे असमंजस से देख रही थी। सिद्धार्थ ने सिगरेट का एक कश लिया और सामने की तरफ धुआं छोड़ते हुए फिर सवाल किया, किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास? सोनल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप खड़ी रही। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपना सवाल रिपीट किया, क्या तुम यहाँ पनाश का प्रेजेंटेशन लेकर आई थी उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कल रात अनन्या जिस तरह मुझे अकेला छोड़कर गई उसके बाद कॉम्पनसेशन के तौर पर उसने तुम्हें भेजा था मेरे साथ रात बिताने के लिए? सोनल को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो पहले ही गुस्से में थी, लेकिन सिद्धार्थ की बात का मतलब समझते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसकी मुट्ठियां तन गईं और चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। तेजी से जाकर सिद्धार्थ के सामने खड़े होते हुए वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की दिखाई देती हूँ जो पैसे के लिए तुम्हारे साथ रात बिताएगी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसकर मुझसे इतनी बेहुदा बातें करने की? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने, मिस्टर हुएवर यू आर। मैं तुम्हारी कंप्लेन यहाँ के मैनेजमेंट से करूंगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस में भी कंप्लेन करूंगी। सोनल की बात सुनते ही एक बार को सिद्धार्थ भी कंफ्यूज हो गया। तुम्हारा रूम? उसने हैरानी से रूम पर एक नजर डाली। माना कि उसने कल रात काफी ड्रिंक कर ली थी, मगर उसे इतनी भी नहीं चढ़ी थी कि वो किसी और के रूम में जा घुसे। लगता है इसकी कल रात की अब तक नहीं उतरी, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आयु श्योर ये तुम्हारा रूम है? तुम्हें अपने रूम का नंबर याद है? सिद्धार्थ ने अब इंटरेस्ट के साथ उठकर उसके सामने खड़े होते हुए पूछा। क्यों, क्या ये रूम नंबर 2609 नहीं है? सोनल ने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। जवाब में सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधते हुए उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी और धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। सोनल ने उसे हैरानी से देखा और हकलाते हुए पूछा, तो फिर ये कौन सा रूम है? ये रूम नंबर 2606 है मैडम। दरअसल ये रूम रॉयल स्वीट था जो सिद्धार्थ को उसके दोस्त विनय ने उसके 26वें जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में दिया था। आखिरी नंबर 06 साल के छठे महीने में उसके बर्थडे को और स्टार्ट के दोनों नंबर 26 उसके 26वें बर्थडे को रिप्रेजेंट करते थे। घर के मुकाबले यहाँ उसका ऑफिस काफी नजदीक पड़ता था, इसलिए विनय ने उसकी सहूलियत के लिए होटल ग्रैंड पैलेस का ये रूम पूरे 1 साल के लिए सिर्फ सिद्धार्थ के लिए बुक कर दिया था। उसकी बात सुनकर सोनल का कलेजा जैसे धक सा रह गया। टेंशन में उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और उसे अपना पर्स दरवाजे के पास पड़ा दिख गया। वो तुरंत उस तरफ दौड़ी। पर्स खोलकर उसने कांपते हाथों से रूम कार्ड बाहर निकाल कर देखा। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 2609 लिखा हुआ चमक रहा था। उसने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और जवाब में सिद्धार्थ ने अपना रूम कार्ड उसके सामने कर दिया, जिस पर 2606 लिखा हुआ था। सोनल की मानो सांसें ही थम गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खुद कल रात गलत रूम में आ गई थी। अब उसे याद आ रहा था कि बार बार कार्ड ट्राई करने के बावजूद दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था। उसके पास सिद्धार्थ की किसी भी बात का जवाब नहीं था। सिद्धार्थ ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसे भी समझ में आ गया कि जो भी हुआ वो बस गलतफहमी की वजह से हुआ। सोनल की हालत देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि
उसे अनन्या ने या फिर किसी और ने पैसे देकर यहाँ उसके साथ रात बिताने के लिए भेजा होगा। उसे सोनल के लिए बुरा लग रहा था। भले ही वो कल रात नशे में था, मगर गलती तो उससे भी हुई थी। उसने एक नजर खून से सनी बेडशीट पर डाली और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। सोनल अब तक वहीं जमीन पर बैठी घुटनों पर सिर रखे रो रही थी। सिद्धार्थ ने पास ही टेबल पर रखा अपना चेकबुक उठाया, उस पर कुछ लिखकर उसने चेक फाड़ा और उसे सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, कल रात के लिए आई एम सॉरी, तुम ये रख लो। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली, मानो पूछ रही हूँ क्या है ये। सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रख लो प्लीज। सोनल ने चेक लेकर अमाउंट पर नजर डाली। उसमें 20 लाख का अमाउंट भरा हुआ था। उसने कोने में पड़े सिग्नेचर पर एक नजर डाली जहां सिद्धार्थ रॉय कपूर लिखा हुआ था। उसने हैरानी से सिर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ रॉय कपूर? सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सोनल को उसकी ये हरकत बेहद इंसल्टिंग लगी। जो कुछ भी कल रात हुआ वो काफी नहीं था, जो अब यह आदमी उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा था। सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए चेक हवा में लहराकर पूछा, क्या मतलब है इसका? क्या मैं तुम्हें कोई धंधे वाली दिखाई देती हूँ जो तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे दे रहे हो? सिद्धार्थ पहले तो उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर उसने खुद को काम करते हुए कहा, देखो, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम एज अ कॉम्पनसेशन तुम्हें कुछ पैसे तो दे सकता हूँ ताकि तुम कुछ प्रिकॉशंस ले सको। I mean, तुम्हारी एज भी अभी ज्यादा नहीं है और फिर शायद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो बाय चांस अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो। सोनल तुरंत उसके कहने का मतलब समझ गई। अपने आंसू पोंछकर वो उठकर उसके सामने खड़े होते हुए बोली, ओह, तो आप मुझे कॉम्पनसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे इन पैसों से मैं वो खरीद सकती हूँ जो मैंने खोया है? उसने वो चेक सिद्धार्थ के चेहरे के सामने लहराते हुए गुस्से से भरकर पूछा। सिद्धार्थ ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, देखो, हम दोनों ही वेल एजुकेटेड और मैच्योर हैं। एक लंबा करियर हम दोनों के सामने मौजूद है। ऐसे में ना तो तुम ऐसा कोई रिस्क लेना चाहोगी, और स्पेशली मैं तो इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। जस्ट बिकॉज ऑफ वन नाइट स्टैंड मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता ना। तो इस वक्त जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ पैसों से कर सकता हूँ। बिलीव मी, पैसे देने के पीछे मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। सोनल का चेहरा दर्द से भर गया। आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से छलक उठे। उसने गुस्से में चेक के टुकड़े टुकड़े कर उसे सिद्धार्थ के ऊपर उछाल दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इस प्रिकॉशन के लिए 20 लाख रुपए बहुत ज्यादा है? और रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। मुझे भी किसी अजनबी का बच्चा अपने पेट में पालने का कोई शौक नहीं है। इतने पैसे तो मेरे पास भी हैं कि मैं उनसे एक एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट लेकर खा सकती हूँ। हाँ? फटे हुए चेक के टुकड़े हवा में उड़ते हुए सिद्धार्थ के चेहरे से जा टकराए। आज तक उससे इस तरह से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने एक नजर अपने सामने खड़ी लड़की पर डाली। वो इस वक्त हद से ज्यादा परेशान और स्ट्रेस्ड नजर आ रही थी। उसकी इस हालत के लिए कुछ हद तक सिद्धार्थ भी रिस्पॉन्सिबल था। सिर्फ इसीलिए उसने अब तक खुद को कंट्रोल कर रखा था और उसके साथ जहां तक हो सके नरमी से पेश आ रहा था, वरना सिद्धार्थ के साथ कोई ऊंची आवाज में बात भी करे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। सोनल ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज और हेल्प मत करो मेरी। ये मेरी गलती थी कि मैं कल रात तुम्हारे रूम में घुस आई और तुम्हारे आगे के शब्द उसकी सिसकियों में दब गए। किसी तरह खुद को संभाल कर उसने फिर कहा,
सब मेरी गलती है, तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तो दोबारा मुझे पैसे देने की कोशिश मत करना। इतना कहकर सोनल तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे लग रहा था कि अब अगर वो यहाँ इस रूम में 1 मिनट भी और रुकी तो उसका सिर फट जाएगा। कमरे की एक एक चीज उसे कल रात की याद दिला रही थी। वो बाहर जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से पुकारा, रुको। सोनल दरवाजे पर ही रुक गई और बिना मुड़े उसके बोलने का इंतजार करने लगी। सिद्धार्थ तेजी से उसके करीब आया और शांत आवाज में बोला, मेरा मतलब था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती हो तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें घर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। सोनल ने उसकी तरफ मुड़ते हुए सख्ती से कहा, नो थैंक यू, मैं अपने आप चली जाऊंगी। वो जितनी जल्दी हो सके सिद्धार्थ से दूर चले जाना चाहती थी, इतनी दूर कि उसे फिर कभी सिद्धार्थ का सामना न करना पड़े। सिद्धार्थ ने एक बार फिर कोशिश की, आर यू श्योर तुम इस तरह बाहर जाने में कंफर्टेबल हो? उसकी ये बात सुनकर फाइनली सोनल को समझ आ गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। गले और हाथ पर कल रात के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। ऐसे पब्लिकली बाहर जाना उसके लिए और नई मुसीबतें खड़ी कर देता। उसे चुपचाप देख सिद्धार्थ फिर बोला, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इस बार सोनल ने भी कोई विरोध नहीं किया। सिद्धार्थ बिल्कुल खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। उसने एक बार सोनल पर नजर डाली। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक वो सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती हुई बोली, गाड़ी रोकना प्लीज। सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले एक साइड ले जाकर गाड़ी रोक दी। सड़क की दूसरी तरफ एक मेडिकल स्टोर नजर आ रहा था। सोनल ने अपने बैग में से कुछ रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं वहां तक जा नहीं पाऊंगी, तुम जाकर ले आओ। सिद्धार्थ की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसे नासमझी से अपनी तरफ देखता पाकर सोनल ने हिचकिचाते हुए कहा, सामने मेडिकल स्टोर है, वहां से एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले आओ। सिद्धार्थ ने पैसे नहीं लिए और बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। वो एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था जिसे एक पति पत्नी मिलकर चलाती थी। पत्नी अंदर पंखा झलते हुए पति को ताने दे रही थी। बोला था और कुछ नहीं तो अपना ये एंटी कूलर गर्मी आने से पहले ठीक करा लो, लेकिन तुम आदमी लोग ना तो जैसे बीवी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं होता है। उसी समय सिद्धार्थ ने स्टोर के अंदर कदम रखा। उसकी पर्सनालिटी किसी हीरो से कम तो थी नहीं, तो दोनों पति पत्नी आश्चर्य से भरकर उसे देखने लगे। इतना अमीर दिखने वाला आदमी आखिर उनकी छोटी सी दुकान पर क्या कर रहा है? उन दोनों को यूं अपनी तरफ देखता पाकर अब सिद्धार्थ अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। एक तो वो वैसे ही कभी कुछ खरीदने के लिए किसी भी छोटी मोटी दुकान में नहीं गया था, और आज जब कुछ खरीदने की नौबत भी आई तो क्या? सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए पूछा, आपके पास कोई एंटी प्रेगनेंसी पिल्स होंगी? अब तक स्टोर वाले की पत्नी के भी कान खड़े हो गए थे। वो भी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। जब सिद्धार्थ को सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो वो दुकानदार के चेहरे के सामने हाथ हिलाता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी, आपके पास हैं या मैं कहीं और जाऊं? इस बार उसने थोड़ी तेज आवाज में पूछा। नाराजगी साफ साफ उसके चेहरे पर झलक रही थी। दुकानदार हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं सर जी, कहीं और क्यों जाना, हमारे पास है ना सब कुछ। कौन सी वाली गोलियां दूं, लोकल या इम्पोर्टेड? दुकानदार ने टैबलेट्स खोजते हुए पूछा। इम्पोर्टेड, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। एक पल को उसने कुछ सोचा और बोला, ऐसी टैबलेट्स दो जिससे साइड इफेक्ट कम से कम हो। दुकानदार ने हाँ में गर्दन हिलाई और टैबलेट्स निकाल कर दे दी। बिल पे करके सिद्धार्थ जाने लगा। अभी वो पूरी तरह बाहर भी नहीं आया था कि उसे अंदर से उस औरत के भुनभुनाने की आवाज सुनाई दी। दिखने में तो शरीफ और अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन काम वैसे ही करने हैं इसको भी। खुद को तो प्रोटेक्शन यूज नहीं करना, अब अपनी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती गोलियां खिलाएगा। फिर ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़ती हुई वो बोली,
देवा, ये सब के सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। औरत की प्रॉब्लम से तो इनको कोई वास्ता ही नहीं है। गुस्से में सिद्धार्थ के जबड़े कस गए। खुद को किसी तरह कंट्रोल करता हुआ वो बाहर आया। वहीं बगल में एक सुपरमार्केट भी था। वहां से उसने पानी की बोतल खरीदी और वापस कार की तरफ बढ़ गया। उसने दोनों चीजें सोनल को लाकर पकड़ा दी। थैंक यू बोलकर सोनल ने वो टैबलेट पानी के सहारे निगल ली। दवाई बहुत कड़वी थी, मगर इस समय सोनल के मन में जो कड़वाहट भरी हुई थी, उसने इस कड़वाहट को महसूस ही नहीं होने दिया। सिद्धार्थ ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। सोनल ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अब खुश हो ना? तुम्हारे सामने मैंने ये टैबलेट्स खा ली हैं। अब तुम्हारे मन में ये शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसीलिए साथ आए थे ना तुम मेरे? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए एक बार सोनल को देखा, मगर बोला कुछ नहीं। वो भी जानता था इस वक्त वो परेशान है। उससे बात करने पर बात और बिगड़ेगी ही, सो उसे चुप रहना ही सही लगा। सोनल ने उसे पहले ही अपना एड्रेस बता दिया था, सो वो चुपचाप ड्राइव करने लगा। सोनल के बताए एड्रेस पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी। तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। सोनल ने उसे और कुछ भी कहने का मौका ना देते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने एक नजर घर पर डाली। ये बेहद आलीशान सा दिखने वाला घर था। घर के सामने एक बड़ा सा गार्डन था, जहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूलों के पौधे लगे हुए थे। इतना तो पक्का था कि वो काफी अच्छे घराने से बिलोंग करती है। सिद्धार्थ उसे तब तक जाता देखता रहा जब तक वो गेट खोलकर अंदर नहीं चली गई। उसने एक सिगरेट जलाई और गाड़ी वापस घुमा दी। सोनल ने जब अपने घर में कदम रखा तो उसे सामने सोफे पर ही अपने अंकल आंटी बैठे दिख गए। उसे उन्हें इस वक्त यहाँ बैठे देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने घड़ी पर एक नजर डाली। सुबह के 11 बज रहे थे। रोज इस समय तक तो कुंदन अंकल ऑफिस जा चुके होते थे और नलिनी आंटी भी अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी हो जाती थी। नलिनी एक्साइटेड होते हुए कुंदन को एक मैगजीन में कुछ पिक्चर्स दिखा रही थी। कुंदन, देखो ना, ये वाला डिजाइन कितना खूबसूरत है। हम अपने नए घर में ऐसा ही इंटीरियर करवाएंगे। और ये वाला शो पीस, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ये भी अपने घर में चाहिए। सोनल उनके सामने नहीं पढ़ना चाहती थी, सो उसने चुपचाप अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। मगर इससे पहले कि वो ऊपर पहुंचती, पायल तेजी से दौड़ती हुई नीचे आ गई। शायद उसने सोनल को अंदर आते हुए देख लिया था। उसने नाराजगी से पूछा, सोनल, कहाँ थी तुम पूरी रात? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। सोनल ने चौंकते हुए कहा, मैं कहाँ थी? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना। तुमने मुझे कल गलत रूम नंबर दिया था और फिर एक बार चेक तक करने नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ। उन दोनों की आवाज सुनकर कुंदन और नलिनी का भी ध्यान उस तरफ चला गया। नलिनी सोफे से उठकर सोनल के करीब आती हुई बोली, ओह, तो फुर्सत मिल गई मैडम को वापस घर आने की। जानती भी हो तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। एक तो बिना माँ बाप की लड़की, ऊपर से ऐसे लक्षण। रात रात भर कहाँ गायब रहती है किसी को नहीं पता। अड़ोस पड़ोस के लोग तो अब तरह तरह की बातें बनाने लग गए हैं। सोनल कोई जवाब देती उससे पहले ही पायल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉकिंग रिएक्शन देते हुए पूछा, सोनल, ये तेरे गले के पास निशान कैसे हैं? इतना सुनते ही नलिनी ने झपटकर सोनल का हाथ खींचते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। हाय राम, हम सब यहाँ रात भर इस लड़की के लिए परेशान हो रहे थे और ये कहीं और ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। बोलती क्यों नहीं, कहाँ थी रात भर? मिस्टर सबरवाल बेचारे तेरा होटल रूम में पूरी रात इंतजार करते रहे और तू कहीं और ही अपना मुंह काला कर रही थी। सोनल ने जबरदस्ती अपना हाथ नलिनी से छुड़ाते हुए कहा, बिना मेरी कोई भी बात सुने ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? कल तक तो उसके अंकल आंटी और बहन उस पर अपना प्यार लुटाते नहीं थकते थे, फिर आज एक ही रात में वो इतना कैसे बदल गए थे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बजाय उससे कुछ भी पूछने के या
उसे सहारा देने के सब उस पर ऐसे ही इल्जाम लगा रहे थे। और ये सबरवाल कौन है? उसका नाम तो उसने आज पहली बार सुना था। पायल ने तो कल इस बात का जिक्र तक नहीं किया था कि उसे किसी सबरवाल से मिलने जाना है। नलिनी ने जबरदस्ती सोनल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लाकर कुंदन के सामने खड़ा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से नलिनी को डाइटिंग का भूत सवार था। सिवाय सलाद पत्तों के शायद ही कुछ और खाती थी। इतनी कम खुराक के बावजूद भी उसकी ताकत सोनल को हैरान कर गई। उसने इतनी जोर से सोनल का हाथ पकड़ रखा था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो उसकी पकड़ से छूट नहीं पाई और कसमसा कर रह गई। नलिनी ने अब तंज कसते हुए कहा, कुंदन, तुम्हें इस लड़की के लिए बुरा लग रहा था ना? जरा पूछो अपनी प्यारी भतीजी से किसके साथ थी कल ये पूरी रात। इसके भरोसे तुम उस सबरवाल से बिजनेस डील करने की सोच रहे हो। अगर लोगों को इसके कारनामों का पता चल गया तो जो हमारे बने बनाए बिजनेस पार्टनर्स हैं वो भी मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को छोड़कर भाग जाएंगे। कुंदन ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी आवाज में कड़वाहट लाते हुए बोला, ये सब क्या है सोनल? मुझे तुमसे ऐसी हरकत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा ही हुआ जो भैया भाभी ये दिन देखने के लिए आज जिंदा नहीं हैं, वरना वो तो जीते जी मर जाते। पायल धीमे कदमों से एक एक सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी, मानो सोनल की इस हालत को देखकर उसे मजा आ रहा हो। उसने उन तीनों के करीब आते हुए कहा, मॉम, डैड, मैं जानती हूँ ये इडियट कल सबरवाल से नहीं मिली, लेकिन आप लोगों को इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। नमम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमारे लिए ये डील किसी और के साथ फाइनल करवा देगा, सो डोंट वरी। सोनल ने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा। पायल, तुम भी? इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने केवल एक रात होटल ग्रैंड पैलेस में बिताई थी और एक ही रात में मानो उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही है या फिर कल रात की ही तरह शायद गलती से किसी और घर में आ गई है। इतने सालों से जो अंकल आंटी और बहन उस पर अपना प्यार लुटाते नहीं थकते थे, आज वो उससे किसी अजनबी के जैसा बर्ताव कर रहे थे। और नमम, वो तो इंडिया से बाहर था, फिर पायल किस बारे में बात कर रही है? पायल ने उसके करीब आकर बड़ी दिलचस्पी से उसकी बॉडी पर पड़े मार्क्स को देखते हुए कहा, जो भी था बड़ा बेदर्द आदमी रहा होगा। जरा सा भी रहम नहीं किया बेचारी पर। वैसे नमम तो कह रहा था तुम शादी से पहले इन सब चीजों में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर ये सब कैसे? खैर, तुम्हारी लाइफ है, जो चाहे करो। फिर उसने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए ऊपर की तरफ देखकर पुकारा, नमम बेबी, नीचे आ जाओ, देखो तो कौन आया है। सोनल को यह सुनकर धक्का लगा। नमम यहाँ है, उसके घर में, और उसे खबर तक नहीं। सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई और कुछ ही पलों के बाद नमम सोनल के सामने खड़ा था। सोनल अब तक उसे हैरानी से देख रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि नमम उसके सामने खड़ा था। नमम, तुम तो फ्रांस में थे ना? तो फिर अचानक यहाँ कैसे? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। बड़ी मुश्किल से सोनल के मुंह से आवाज निकली। नमम ने गहरी सांस लेते हुए एक बार सोनल की तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली। उसने सोनल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे किसने कहा नमम फ्रांस में था? नलिनी ने इस बार सोनल का मजाक उड़ाते हुए कहा। इनफैक्ट नमम तो कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं था। वो हमेशा से यहीं था, उसके साथ जिससे वो प्यार करता है, अपनी पायल के साथ था वो। नलिनी के इतना कहते ही पायल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर नमम का हाथ पकड़ लिया और उसके बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। सोनल की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नजर नमम के ऊपर डाली और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, नमम, तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? मैंने तो सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे कहते, लेकिन इस तरह मुझे धोखा देकर मेरी बहन के साथ।
जब नमम ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोनल ने उसे पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? नमम ने बिना सोनल की तरफ देखे सपाट लहजे में कहा, क्योंकि तुम एक सेल्फिश और यूजलेस लड़की हो। तुमसे रिश्ता जोड़ने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। प्यार तो बहुत दूर की बात है। नमम की बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। सबने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। सोनल हंसते हुए बोली, मैं सेल्फिश हूँ और यूजलेस से क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ इसीलिए कि शादी से पहले मैंने वो सब नहीं किया जो तुम चाहते थे। मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो गई, है ना? सोनल को बचपन से लेकर अब तक के वो सारे दिन याद आ रहे थे जब नमम बिना कहे उसकी हर बात समझ लेता था, हर तरीके से उसका ख्याल रखता था। उसके माँ पापा की मौत के बाद नमम ने ही उसे सहारा दिया था। यही वजह थी कि उसने नमम को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसके बिना तो वो अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर पाती थी। करीब 1 महीने पहले उसने सोनल को बताया था कि वो ऑफिस से अपने किसी जरूरी काम से फ्रांस जा रहा है। वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी गई थी। जाते समय कितने प्यार से उसने सोनल के माथे पर किस करते हुए कहा था, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द लौटकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मगर लौटकर जो नमम आज उसके सामने आया था वो कोई और ही था। सोनल से इतनी कड़वी बातें कहते हुए उसकी आंखों में अफसोस का एक कतरा भी नहीं था। नमम ने सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, सोनल, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इनफैक्ट तुम अच्छी दोस्त भी रही हो मेरी। इससे पहले कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, चली जाओ यहाँ से। सोनल ने हैरानी से उसे देखा। हाँ? मैं यहाँ से चली जाऊं? मैं? तुम जानते भी हो जिस जगह तुम खड़े हो वो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे पेरेंट्स ने ये पूरा एम्पायर मेरे लिए छोड़ रखा है और मैं जब चाहूं तुम सबको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। नलिनी ने बीच में ही सोनल की बात काटते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉपर्टी? उसने लपक कर कुछ पेपर्स पास ही रखे टेबल पर से उठाए और उसे सोनल के चेहरे के सामने लहराते हुए एक जहरीली सी हंसी हंसते हुए बोली, आंखें खोल कर देखो सोनल, इन पेपर्स में क्या लिखा है। जिस प्रॉपर्टी की तुम बात कर रही हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। वो अब हमारी हो चुकी है। इस घर की एक ईंट पर भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। सोनल ने एक नजर नलिनी के हाथ में मौजूद पेपर्स पर डाली। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट लिखा हुआ था। सोनल उसे देखकर पहले तो बुरी तरह चौंक गई, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप लोगों को क्या लगता है इस तरह मेरे नकली सिग्नेचर्स ले लेने से ये प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। पायल ने उसके सामने आते हुए कहा, किसने कहा ये नकली सिग्नेचर है? तुमने खुद कल रात सबके सामने इन पेपर्स पर सिग्नेचर किए थे। इतनी जल्दी भूल गई या अब अपनी बात से पलटने की कोशिश कर रही हो? मगर अफसोस अब ये पॉसिबल नहीं है। तुमने सबके सामने अपनी मर्जी से पेपर साइन किए हैं और हमारे पास इसके लिए बहुत से गवाह हैं। सोनल ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कल रात की बात याद करने की कोशिश की। उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। पायल ने पहले तो उसे ड्रिंक करने पर मजबूर किया था, बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास आई थी। उसने कहा था कि ये होटल मैनेजर की तरफ से भेजे गए हैं। रात भर के लिए उसके नाम से रूम बुक करने के लिए उन्हें उसके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। मतलब पायल ने पहले तो उसे ड्रिंक कराई, फिर उसके होश खोने का इंतजार करती रही ताकि उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स पर सिग्नेचर करवा सके। सोनल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन, जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी,
उसने उसके साथ इतनी बड़ी साजिश की है। अभी वो इस सदमे से उबरी भी नहीं थी कि नलिनी ने जैसे उस पर एक और वार किया। और हाँ, अब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। नलिनी ने दूसरे कागज उसके सामने लहराते हुए कहा। सोनल की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नासमझी वाले भाव से नलिनी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है इन पेपर्स का? नलिनी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अब भी नहीं समझी? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। इन पेपर्स के मुताबिक तुमने अपनी इक्विटी ओनरशिप भी हमारे नाम ट्रांसफर कर दी है, और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब से इस प्रॉपर्टी में या फिर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुम्हारा चवन्नी भर का भी हक नहीं है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूं, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। सोनल ने एक नजर अपने सामने खड़े सारे लोगों पर डाली, क्योंकि वो कभी समझ नहीं पाई कि उनका प्यार और अपनापन बस एक फरेब था, जिसके जरिए वो बस उसकी दौलत को पाना चाहते थे। और आज आखिरकार उनको ये मौका मिल गया था। सोनल ने कड़वाहट से भरते हुए कहा, तो ये सब कुछ आप सबने किया? आप सबने मिलकर प्लानिंग की मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए? नलिनी एक फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, बड़ी जल्दी सब कुछ समझ में आ गया तुम्हारे। भाई मानना पड़ेगा, समझदार बहुत है हमारी सोनल। उसकी इस बात पर पायल सिर झुकाकर हंसने लगी। सोनल के मन में तूफान उठ रहा था। ये घर, ये कंपनी, ये सब कुछ उसके माँ पापा ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। सालों लग गए थे उनको ये सब खड़ा करने के लिए। उसे वो ऐसे इतनी आसानी से इन धोखेबाजों के हाथ में नहीं जाने दे सकती थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर नलिनी के हाथ से पेपर्स छीनने की कोशिश की, मगर नलिनी पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरे हाथ से सोनल को जोर का धक्का दे दिया। सोनल खुद को संभाल नहीं पाई और गिरते समय उसका सिर वहीं पड़े टेबल के कॉर्नर से जा लगा। हार्ड ग्लास लगा होने की वजह से उसके सिर पर एक गहरा कट लग गया। उसने कांपते हाथों से एक बार अपने माथे को छुआ। खून तेजी से बहता हुआ उसके हाथों से होकर फर्श पर टपकने लगा। एक पल को तो वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, मगर फिर नलिनी ने संभलते हुए कहा, इतना सा खून बहने से कोई मर नहीं जाता। चलो ये नाटक बंद करो और इसी वक्त निकलो हमारे घर से। सोनल ने किसी तरह टेबल पकड़ते हुए खुद को खड़ा किया और दोबारा नलिनी के हाथ से पेपर्स छीनने की कोशिश करने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि किसी भी तरह नलिनी के हाथ से वो पेपर्स छीनकर फाड़ डाले। बस यही एक तरीका था उसके पास अपना सब कुछ वापस पाने का। सोनल के माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद उसके अंकल आंटी यानी कुंदन और नलिनी अकेली बच्चे की देखभाल करने के बहाने उसके घर में घुस आए थे और उसके साथ ही रहने लगे थे। सोनल उस वक्त बेहद छोटी थी, सो उसे भी यही लगने लगा था कि उसके अंकल आंटी को उसकी परवाह है। कुंदन लाल मेहता ने उसी वक्त अपने भाई की पोजीशन पर अपना हक जताते हुए मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन उसके नाम पर कंपनी के केवल 5% शेयर्स ही थे। बाकी के सारे शेयर्स सोनल के पेरेंट्स की मौत के बाद ऑटोमेटिकली सोनल के नाम पर ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन आज नमम की मदद से उन्होंने उसका सब कुछ अपने नाम कर लिया था। सोनल को क्या पता था जिसे वो अपना परिवार समझकर इतना प्यार दे रही है, एक दिन वही उसके पीठ में खंजर मारेगा। सोनल ने एक बार और नलिनी के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर्स छीनने की कोशिश की, मगर इस बार पायल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए एक जोरदार थप्पड़ रसीद दी। सोनल ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए अविश्वास से भरकर पायल की तरफ देखा। कुंदन ने पायल को रोकते हुए कहा, बस करो पायल, वो जैसी भी है तुम्हारी बहन है। पायल ने गुस्से में सोनल को देखते हुए कहा, आई डोंट केयर, मैं बस इतना जानती हूँ कि अब इस लड़की का इस घर में कोई काम नहीं है। इससे ज्यादा मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से के कारण सोनल की आंखें लाल हो गई थी। तो ये थी उसकी बहन की सच्चाई।
उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए उन सब से कहा, ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है और मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। पायल ने उसके सामने हाथ बांधकर खड़े होते हुए कहा, ओह रियली? तो ले लो, किसने रोका है तुम्हें? सोनल ने दांत पीसते हुए कहा, वो तुम्हें लेकर ही रहूंगी। जो भी तुम सबने मेरे साथ किया है उन सब का हिसाब मैं करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। सोनल की बात सुनकर पायल आपे से बाहर हो गई। गुस्से से भरकर वो जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहां मर गए सबके सब? बाहर निकालो इस लड़की को, दोबारा कभी यहाँ आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए ये। तब तक नलिनी ने उसका सूटकेस भिलाकर उसके सामने पटक दिया। पहले से ही उन्होंने उसका सामान भी तैयार कर रखा था, बस अब फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। सोनल ने एक जलती हुई नजर उन सब पर डाली और अपना सूटकेस उठाकर बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते हुए सोनल ने एक नजर पूरे घर पर डाली। आज खुद के ही घर में ही उसका कोई वजूद नहीं था। सिर्फ एक रात में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। एक के बाद एक सब कुछ मानो उसके हाथ से फिसलता चला गया था। जिसे वो आज तक अपना परिवार मानती थी, वो परिवार अब उसका नहीं रहा। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा चाहा, वो उसे छोड़ गया। उसका घर, उसके माँ बाप की सालों की मेहनत से खड़ा हुआ बिजनेस, सब कुछ एक झटके में उससे छीन लिया गया। अब उसके पास अपना कहने के लिए बस ये एक सूटकेस ही बचा था। सोनल ने उन सबको सामने चैलेंज तो कर दिया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी उन सबसे वापस लेकर रहेगी, मगर कैसे? उसे खुद की हालत पर हंसी आ रही थी। आज वो जिन हालात में थी, उसकी जिम्मेदार वो खुद ही तो थी। सब पर आंख मूंदकर भरोसा करने की उसकी आदत ने ही आज उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठा ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का वेट कर रहा था। बेचैनी में उसने इधर उधर देखा और उसे सीट के पास कुछ नजर आया। उसने आहिस्ते से झुककर उसे उठा लिया। अब ये तो किसी का लाइब्रेरी कार्ड है। सिद्धार्थ उसे उलट पुलट कर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, सोनल मेहता। उसने लाइब्रेरी कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ते हुए साथ में लगी लड़की की तस्वीर को गौर से देखा। तस्वीर में खड़ी लड़की जैसे उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद सिद्धार्थ को पैसे देने के लिए जब उसने अपना पर्स खोला था, तभी ये गलती से वहां गिर गया था। सिद्धार्थ असमंजस में पड़ गया। क्या उसे सोनल को ये लाइब्रेरी कार्ड लौटा देना चाहिए? कुछ पल वो उसी तरह सोचता रहा और आखिर में अपनी गाड़ी वापस घुमा दी। कुछ ही देर में वो वापस मेहता हाउस के बड़े से गेट के सामने खड़ा था। हालांकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ क्या करने आया है। उसकी अंतरात्मा जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। Really? सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर सिर्फ एक लाइब्रेरी कार्ड लौटाने के लिए इतनी दूर चला आया है? सिद्धार्थ की समझ में ही नहीं आ रहा था उसे इस घर के अंदर जाना चाहिए या नहीं। आखिर में उसने इरिटेट होकर एक सिगरेट निकाल लिया। लाइटर निकालकर वो उसे जलाने ही जा रहा था कि उसकी नजर घर से बाहर निकलती हुई किसी लड़की पर पड़ी। पहले तो उसने उसे इग्नोर किया, मगर जब उसे उसके कपड़े देखे दिखाए से लगे तो उसने पलटकर उसे नजर भर देखा। ये वही थी, सोनल। सिद्धार्थ ने तुरंत सिगरेट फेंका और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसे महसूस हुआ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ की नजर उसके हाथ में पकड़े हुए सूटकेस पर गई। सोनल उसके करीब से गुजर गई, मगर वो इस बात से इतनी अपसेट थी कि उसने सिद्धार्थ को नोटिस भी नहीं किया और सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ गई। मिस सोनल मेहता, सिद्धार्थ ने उसे आवाज लगाई।
अपना नाम सुनकर सोनल ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां सिद्धार्थ को खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना हुआ वो क्या कम था जो अब ये भी यहाँ आ गया। अब तक सिद्धार्थ उसके करीब आ गया था, मगर कुछ कहने से पहले उसकी नजर सोनल के माथे पर गई, जहां से अब तक खून बह रहा था। पायल के थप्पड़ मारने से उसके दाएं गाल पर हाथों के निशान छप गए थे। साथ ही चेहरे का दायां हिस्सा काफी हद तक सूज गया था। उसे इस हालत में देखकर सिद्धार्थ के मुंह से खुद ब खुद निकल गया, तुम ठीक तो हो? हालांकि उसे एहसास हुआ ये सवाल बेवकूफी भरा था। साफ दिख रहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सोनल उसे कुछ पलों के लिए एकटक देखती रही, फिर अचानक उसने तेजी से आगे बढ़कर सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। वो इस वक्त कुछ सोचना या जानना नहीं चाहती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो बस ये महसूस करना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई तो है जिसे उसकी परवाह है, भले ही कुछ पल के लिए ही सही, झूठ मूठ ही सही, मगर उसे ये एहसास तो होगा कि वो अकेली नहीं है। सिद्धार्थ को उसके ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ना ही उसे किसी लड़की का खुद के इस तरह करीब आना पसंद था। उसने सोनल को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर सोनल ने उसे और जोर से गले लगा लिया। वो धीरे से उसके कान के पास आते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त किसी के सहारे की जरूरत थी, कोई ऐसा जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं जी भर कर रो सकूं। उसकी इस बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया। वो महसूस कर सकता था सोनल इस वक्त अंदर से कितनी टूट चुकी थी, इस कदर हताश हो चुकी थी कि एक अजनबी के सहारे की उम्मीद कर रही थी। सिद्धार्थ के हाथ अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए और उसने भी उसे अपनी बाहों की आगोश में ले लिया। अब सोनल खुद को रोक नहीं पाई और सिद्धार्थ की बाहों में ही फूट फूट कर रोने लगी। उसे इतनी बुरी हालत में देखकर सिद्धार्थ को भी अफसोस हो रहा था। काफी देर तक सोनल वैसे ही रोती रही। जब सिद्धार्थ को लगा वो शांत हो गई है, तो उसने सोनल को धीरे से खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर सोनल ने उसे नहीं छोड़ा। बस कुछ देर और, वो रिक्वेस्ट करती हुई बोली। एक पल को सिद्धार्थ के हाथ रुक गए, मगर फिर उसने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, तुम्हारे सिर से बहुत खून बह रहा है, इसका तुरंत फर्स्ट एड करना जरूरी है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। हॉस्पिटल के सामने आकर सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी। सोनल उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ना जाने क्यों वो बिना कोई विरोध किए सिद्धार्थ की बात मान गई। वैसे भी जितना बुरा उसके साथ हो चुका था, उसके बाद खोने के लिए उसके पास बचा ही क्या था। उसके पास किसी भी बात की फिक्र करने की कोई वजह ही नहीं थी। जो लेडी डॉक्टर सोनल का चेकअप कर रही थी, वो करीब 35-40 वर्ष की थी और काफी एक्सपीरियंस लग रही थी। उसने बैंडेज करते समय सोनल की बॉडी पर नजर आ रहे मार्क्स और उसके सूजे हुए गालों को गौर से देखा। क्या इस आदमी ने तुम्हारी ये हालत की है? उसने सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सोनल ने बोलने के लिए मुंह खोला, मगर दवाई की जलन से उसकी आवाज बस एक सिसकारी में बदल कर रह गई। उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। उस डॉक्टर का सवाल सुनकर सिद्धार्थ की मुट्ठियां भींच गई। बहुत रोकने की कोशिश के बावजूद उसका गुस्सा बाहर आ गया। बेहतर होगा अगर आप पुलिस की तरह इंक्वायरी करने के बजाय एक डॉक्टर की तरह अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट पर ध्यान दें। उसने गुस्से में डॉक्टर को देखते हुए कहा। उसके तेवर देखकर डॉक्टर भी भड़क गई। मुझे डराने या धमकाने की कोशिश भी मत करना, वरना थाने में चक्की पीसते नजर आओगे। मैं इस बच्ची की तरह सीधी नहीं हूँ कि तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगी।
सोनल ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और घबराई आवाज में बोली, नहीं डॉक्टर, आप उसे गलत समझ रहे हैं। सुबह से सिद्धार्थ ने खुद को रोक रखा था, मगर इस डॉक्टर ने उस पर जो इल्जाम लगाया था उसे सुनकर वो अपने आपे से बाहर हो गया। तुम्हें तो मैं, कहकर वो दांत पीसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, मगर ठीक उसी समय उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और इमीडिएटली उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत बाहर चला गया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर सोनल को बैंडेज लगाते हुए कहा, ओ गॉड, कितना बदतमीज आदमी है ये। तुम्हें इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। क्या इसका कहीं और भी चक्कर चल रहा है? तुम्हारे सामने फोन का जवाब देने के बजाय बाहर जाकर क्यों बात कर रहा है ये? इस डॉक्टर ने जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। हालांकि उसकी भी क्या गलती थी। जिस हालत में सोनल यहाँ पहुंची थी, उसे देखकर किसी को भी यही लगता कि सोनल की इस हालत के लिए सिद्धार्थ जिम्मेवार है। आप उसे गलत समझ रहे हैं। वो तो बस एक अजनबी है जो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस हालत में देखकर इंसानियत के नाते मुझे हॉस्पिटल तक लेकर आया है। अजनबी कहते समय सोनल के मन में एक टीस सी उठी थी। वैसे सच ही तो है। वो जानती क्या है सिद्धार्थ के बारे में, सिवाय उसके नाम के, और शायद ये भी कि वो कोई बहुत ही अच्छे घर का और पैसे वाला आदमी है। तभी उसने यूं ही 20 लाख रुपए का चेक उसके हाथ में पकड़ा दिया, जैसे ये उसके लिए बेहद मामूली रकम हो। मगर कल रात जो कुछ भी उनके बीच हुआ, उसके बाद क्या सच में वो अजनबी रह गए थे? सिद्धार्थ डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर थोड़ी दूर आ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कॉल रिसीव करे या नहीं। और जब उसने रिसीव करने की सोची, तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, मगर दोबारा कॉल नहीं आया। उसने एक गहरी सांस ली और निराश होते हुए एक सिगरेट सुलगा ली। अनन्या हमेशा ऐसे ही बिहेव करती है। जरा सा भी पेशेंस नहीं है उसके अंदर। जरा सी भी देर होने पर बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ कर बैठ जाती है। वो तब तक वहीं खड़ा सिगरेट के कश लगाता रहा जब तक वो पूरी तरह जलकर खत्म नहीं हो गई। फिर वो अंदर जाने के लिए वापस मुड़ा, तभी दोबारा फोन बजने लगा। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। कल रात वो उसे छोड़कर चली गई थी, तो अब आज क्या वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है? यही सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही स्वीट सी आवाज उसे सुनने को मिली, जो उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उसका बस चले तो वो हमेशा ऐसे ही अनन्या को सुनता रहे। हे सिद्धार्थ, कैसे हो? बिजी थे क्या? बहुत देर लगा दी फोन उठाने में। दूसरी तरफ से आवाज आई। नहीं तो कुछ बात करनी थी तुम्हें? सिद्धार्थ ने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। सिद्धार्थ, कल के लिए सॉरी यार। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, वेल, सॉरी नॉट एक्सपेक्टेड। अब तुम्हें सोचना है कि कल की अपनी गलती सुधारने के लिए तुम कैसे कॉम्पनसेट करने वाली हो। वैसे तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सजेस्ट कर देता हूँ। तुम्हारे घर के पास जो फ्रेंच रेस्टोरेंट है, आज रात वहीं साथ में डिनर करते हैं। अब सिद्धार्थ, आज तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक्चुअली रंजीत के साथ हूँ अभी। अनन्या के मुंह से ये बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि तुम रंजीत के साथ हो इसलिए मुझसे नहीं मिल सकती? जवाब में अनन्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। सिद्धार्थ, फाइनली इतने सालों के बाद आज वो मान गया। मैं उसके साथ यहाँ होटल ग्रीन पैलेस में हूँ। हम आज पूरा दिन और पूरी रात स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ।
सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से एक सिगरेट निकाल लिया। जेब से लाइटर निकालकर उसने उसे जलाने की कोशिश की, मगर लाइटर नहीं जला। उसने एक बार, दो बार, बार बार कोशिश की, मगर शायद आज वो भी उसकी खिलाफत करने के मूड में था। उसने गुस्से में लाइटर सामने की दीवार पर दे मारा और सिगरेट को अपने हाथ से मसल दिया। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से में जल रही थी। फिर उसने एक नजर फोन पर डाली और अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा, तो अब क्या डिसाइड किया है तुमने? अनन्या ने बुझी हुई सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, बट मैं अपना वादा निभा नहीं पाऊंगी। आई थिंक रंजीत इज द ओनली वन फॉर मी। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को चीर कर रख दिया है। अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मन तो हो रहा था कि फोन को भी उसी दीवार पर फेंक कर तोड़ डाले जिस पर उसने अभी अभी लाइटर दे मारा था, मगर किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया। गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए उसने पूछा, रंजीत, अब वो तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया और मेरा क्या होगा? तुमने खुद मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था ना? मैं अपने मॉम डैड को अपने रिश्ते के बारे में बता चुका हूँ। वो वहाँ शादी की तैयारियां कर रहे हैं। क्या कहूँ मैं उनसे, हाँ? कि उनके होने वाली बहू का मूड चेंज हो गया है। अब वो किसी और के साथ होटल में। बहुत हो गया अनन्या, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। अनन्या ने अफसोस के साथ कहा, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे हो। आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। हेलो हेलो सिद्धार्थ, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? सिद्धार्थ कुछ पल फोन को देखता रहा, फिर गुस्से से भरकर बोला, उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनन्या के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद कर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके कानों में उसकी आखिरी बात अब तक गूंज रही थी। आखिरकार उसने अपना फोन कंक्रीट से बनी सड़क पर दे मारा। उसके टूटे हुए दिल की तरह उसके फोन के टुकड़े भी चारों तरफ बिखर गए।